नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग हिंदी की क्लास को जहाँ पर ब्रेक किए थे वहीं के आगे चलना शुरू करेंगे। हम लोगों ने वर्णों के बारे में जो है थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली थी। व्याकरण के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से देख लिया था। हालांकि व्याकरण शब्द जो है ये बहुत ही हम ऐसे कह लें बहुत बड़ा शब्द है। इसे दो चार शब्दों में व्यक्त कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर व्याकरण ना होता तो शुद्ध उच्चारण जो है वो शायद हम लोग ना कर पाते। ठीक है, तो एक एक बिंदु को एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो वर्ण होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में 45 कहे जाते हैं उच्चारण के आधार पर। अगर हम लोग बात करें कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो आपने कहा सर 45 जो है वो वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर, जिसमें आपने कहा था कि सर 10 क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। हम लोगों ने इतनी बातें देखी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग लेखन के आधार पर जाएं, तो कुल मिलाकर के 52 यानी 52 वर्ड्स होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 13 स्वर आ जाते हैं, आपके 35 व्यंजन आ जाते हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। 4 आपके क्या आ जाते हैं? संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि 52 वर्णों की हमारी लिखित स्वरूप में क्या है? वर्णमाला है। फिर हमने देखा था कि कहीं कहीं जो है वो 47 वर्ण भी लिखे हुए हैं, 45 + 2 है ना। कहीं कहीं जो है 47 लिखे हैं। कामता प्रसाद जी ने तो 46 वर्ण बताए हुए हैं कि हमारे पास क्या है? 46 वर्ण है। इतनी बातों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने स्वर के ऊपर चर्चा की थी। थोड़ी सी ही चर्चा चल पाई थी कि अगर हम लोग उच्चारण मात्र से अगर स्वरों की संख्या देखना चाहें तो 10 होती है, उच्चारण मात्र से देखना चाहें तो 10 होती है, और लेखन के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि 13 होती है। फिर हम लोगों ने देखा था ये जो आपका अंग होता है और जो आहा होता है, इन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम लोग अयोगवाह की संज्ञा देते हैं। इतनी बातें जो है हम लोगों ने वो डिस्कस बहुत अच्छे से कर ली थी। उसके बाद आज हमको जो टॉपिक पढ़ना था वो था स्वरों का वर्गीकरण। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक था वो था स्वरों का वर्गीकरण। देखना, स्वरों का वर्गीकरण, अभी तक तो आप व्यंजनों का वर्गीकरण खूब अच्छे से पढ़े होंगे मजे से, बट अब आजकल एग्जाम में ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण ना दे करके आपसे स्वरों का वर्गीकरण पूछ मारेगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग कई तरह से स्वरों को वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लें कि क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, ध्यान देना, हमारा सबसे पहला वर्गीकरण होगा, जो हमारा सबसे प्रथम वर्गीकरण होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ये बचपन से आप लोग करते हुए आए हो, लेकिन हम आपको एक नए तरीके, नए ढंग से सिखाने की कोशिश करेंगे। है क्या? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो, हम लोग जब पढ़ते हैं बचपन में तो छोटा आ बड़ा आ करके पढ़ते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमको पढ़ना चाहिए अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ऐसे करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये अ आ इ ई उ ऊ पढ़ते हो तो इसमें आ आपको बोलने में थोड़ा कम समय लगा, जबकि आ बोलने में आपको थोड़ा सा समय जो है वो ज्यादा लगा। यानी आ आप अगर सिर्फ बोले तो आपको एक मात्रा का समय लगा, जबकि अगर आप आ बोले तो आपको क्या लगा? 2 मात्राओं का समय लगा। आ बोले 1 मात्रा का समय, आ बोले आपको 2 मात्राओं का समय लगा। तो ये तो हो गया आपका 2 वर्गीकरण।
तीसरा वर्गीकरण हम आपको बताएंगे, जैसे आपकी किताबों में 3rd 4th या 5th की किताबों में लिखा होता है ना, संवाद, डॉक्टर जोर से बोलते हैं हे राम, है ना, मतलब जिसमें आपको दीर्घ से भी ज्यादा, 2 मात्राओं से भी ज्यादा का समय लग जाए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पुलुप्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे और ध्यान देना, मैं बहुत सारे नाम बताऊंगा। आप तक आपने सिर्फ ह्रस्व स्वर जाना होगा, लघु स्वर जाना होगा या एक मात्रिक स्वर जाना होगा। हम पूरी डिटेल में चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्वरों के वर्गीकरण में, आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण के आधार पर, स्वरों का उच्चारण के आधार पर 3 वर्गों में विभाजन हो सकता है, 3 वर्गों में विभाजन हो सकता है। ठीक है, जो सबसे पहला वर्ग है उसे हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है, उसे बोलेंगे ह्रस्व स्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक और नाम है जिसे आप मूल स्वर भी कह सकते हो। ठीक है, इसे आप लघु स्वर भी कह सकते हो, इसे आप क्या बोल सकते हो, लघु स्वर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसे आप क्या क्या बोल सकते हो, मूल स्वर बोल सकते हो, लघु स्वर बोल सकते हो। ठीक है, और ह्रस्व स्वर बोल सकते हो। इसे आप छोटा स्वर भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, छोटा आ, छोटा बा, सॉरी छोटा आ और छोटी ई ऐसे करके बोलते हैं ना, तो इसे आप क्या कह सकते हो, छोटा स्वर भी बोल सकते हो, कहते हैं छोटा चेतन। तो आप इसे छोटा चेतन या छोटा स्वर भी बोल सकते हो। और इसे आप जो है एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हो। अगला नाम लिखेंगे एक मात्रिक स्वर। क्या बोल सकते हैं, एक मात्रिक स्वर भी से बोल सकते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए, एक स्वर के इतने ढेर सारे नाम, जैसे जब बच्चा छोटा होता है घर में तो सब लोग अपने हिसाब से उसका नाम रख देते हैं, कोई कुच्चू, कोई पुच्चू, कोई ऐसे करके उसका ढेर सारा नाम रखता है। वैसे हमारे स्वर हैं, इनका आपने ढेर सारा नाम रख दिया, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, दुनिया बवाल, है ना, ढेर सारा नाम रख दिया। अब देखो, कहने का सबका एसेंस क्या है, कहने के सबका मतलब सिर्फ एक है, इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। आपसे पूछेंगे सर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें, तो आप एक लाइन में इनकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। उन्हें हम इतनी चीजें जो है वो कह सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमको कुछ एग्जाम्पल्स बताइए कि हम किन्हें बोल सकते हैं लघु स्वर, छोटा स्वर या ह्रस्व स्वर। तो आप देख लीजिए, जिसे आप क्या बोलते हो, छोटा आ, है ना, जिसे आप क्या बोलते हो, छोटा आ, जिसे आप क्या बोलते हो, छोटी ई, है ना, जिसे आप क्या बोलते हो, छोटा आ, जिसे आप क्या बोलते हो, छोटी ई, जिसे आप क्या बोलते हो, छोटा ऊ। ये 3 तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ में आ गए होंगे कि नहीं बोलते। इनके सिवा एक और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, ये भी क्या आपका आता है, छोटा स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के अंदर ये 4 आपके जो है वो स्वर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा, फिर हमको जाना है इससे थोड़ा सा आगे। जैसे मैंने कहा ये तो छोटा हो गया, ठीक है, अब हमको बड़ा स्वर देखना है। ठीक है, अगर हमको देखना है कि बड़ा स्वर कैसा होता है, ठीक, इसको पूरा मिटा करके ही आगे करेंगे। ठीक, उच्चारण के आधार पर हमको देखना है कि बड़ा स्वर कैसे होते हैं। तो ये तो था हमारा क्या, लघु स्वर। अगर इसकी जगह पे हमको लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सर वो लघु था, ये दीर्घ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि सर वो लघु था, ये दीर्घ हो जाएगा, वो लघु था, ये गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गुरु स्वर भी इसे आप कह सकते हो। लघु स्वर था, ये आपका गुरु स्वर भी हो जाएगा। वो एक मात्रिक था, ये द्विमात्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका द्विमात्रिक
स्वर हो जाएगा। वो एक मात्रिक था, ये क्या हो जाएगा आपका द्विमात्रिक स्वर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर वो छोटा स्वर था तो ये बड़ा स्वर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा स्वर हो जाएगा। अगर वो एक था तो ये क्या हो जाएगा संधि स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा संधि स्वर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार संधि स्वर से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि स्वर है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि संधि स्वर ये क्या मतलब। देखो संधि का मतलब क्या होता है, जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे। संधि का मतलब क्या होता है, जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक से भले दो समय लगा, दो गुना समय लगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपके संधि स्वर। कौन से स्वर हैं आपके संधि स्वर हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग संधि स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग संधि स्वर भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दो गुना समय लगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं, बड़ा स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। आपको क्या सर एग्जांपल बताओ, तो छोटा वहां था बड़ा यहां कर लो, है ना, छोटा वहां था बड़ा यहां कर लो। छोटी ई वहां थी बड़ी ई यहां कर ले। ठीक है, छोटी ई वहां थी बड़ी ई यहां कर ले। छोटा ऊ वहां था बड़ा ऊ यहां कर लो। ठीक है, बाकी ए ऐ ओ औ अंग आहा, ठीक है, ए ऐ ओ औ तक होगा, अंग आहा को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका ए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐ, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर अव। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई 4 और 3 7, इनकी संख्या 7 होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है 7 होती है, जबकि लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। मेरे दोस्तों लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। इस बात को आप जल्दी से जल्दी नोट कर लें, जल्दी से जल्दी इस बात को आप नोट कर लें। तो अब हम लोग आज जो हम वर्गीकरण करेंगे, अब हम लोगों ने दो देखा, एक दीर्घ स्वर देख लिया, एक लघु स्वर देख लिया। ठीक है, लघु और दीर्घ के हम लोगों ने बहुत सारे नाम भी अच्छे से देख लिए। इसके बाद नंबर आता है किसका, पुलुप्त स्वर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाम किसका आता है पुलुप्त स्वर का। अब एक चीज समझना, ये जो पुलुप्त चिन्ह है या जो पुलुप्त स्वर है, ये ज्यादातर प्रयोग होता है कहां पर, नाटकों के संवाद में। किसमें, नाटकों के संवाद में ज्यादातर जो है ये प्रयोग होने वाला स्वर है। जैसे आपने कहा हे राम, हे श्याम, ठीक है, राम श्याम मोहन, इस तरह से जब आप क्या काम करते हैं, चीजों को थोड़ा सा लंबा घसीट करके बोलते हैं, तो वहां पर कौन सा स्वर होता है आपका पुलुप्त स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है वहां पर आपका पुलुप्त स्वर होता है। इतनी बातें उम्मीद है आपको समझ में वो आ रही होंगी। ठीक है, अब हमारी चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पुलुप्त स्वर जो होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राम, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया राम। ठीक है, तो अगर सिंपल हम राम लिखते तो ऐसे लिख देते, लेकिन अगर हम पुलुप्त स्वर या संवाद में इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे राम। ठीक है, अब हम लोगों ने इस राम जी को ऐसे लिख दिया। ये जो चिन्ह होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ये जो आपके चिन्ह होते हैं इसको अपूर्ण चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं इसे, अपूर्ण चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं इसे हम लोग अपूर्ण चिन्ह कहते हैं। तो आप इसमें एक लाइन लिखेंगे, लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उन्हें पुलुप्त स्वर कहा जाता है। उन्हें पुलुप्त स्वर कहा जाता है। उन्हें पुलुप्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेंगे राम, ये लिखिएगा राम श्याम, ठीक है, राम श्याम मोहन, ऐसे करके आप लोग लिख लें। फिर लिखिएगा, लिखेंगे ऐसा लाइन बनाएंगे, लिखेंगे इस चिन्ह को हिंदी में अपूर्ण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इस चिन्ह को हिंदी में अपूर्ण चिन्ह के नाम से जाना जाता है।
भैया हम आपको विराम चिन्हों के बारे में पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। जब विराम चिन्ह आपको पढ़ाएंगे तो बहुत सारे चिन्ह वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लगभग सारे चिन्ह जितने भी हिंदी व्याकरण में यूज किए जाते हैं, नहीं यूज किए होंगे आप कभी, ऐसे भी चिन्हों को हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब हमारी बात समझिएगा, आप पूछेंगे सर एक बात मुझे बता दीजिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, छोटे स्वर, बड़े स्वर तो आप बता दिए कितने होते हैं, इनकी संख्या बताइए सर कितनी होती है। तो नोट कर लीजिएगा, इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती है। 8 कैसे होती है, लिखेंगे छोटा आ प्लस 7 दीर्घ स्वर, छोटा आ प्लस 7 दीर्घ स्वर, छोटा आ प्लस 7 क्या होती है, दीर्घ स्वर होती है। इस बात को यहां तक आपने नोट कर लिया। अब आप पूछेंगे सर सिर्फ छोटा आ को ही हम लोगों ने क्यों प्लुप्त में यूज किया, छोटी ई, छोटा ऊ, ये लोग बुरा मान जाएंगे, इनको क्यों नहीं प्रयोग किया। तो समझिएगा हमारी एक बात, छोटा आ ही एक ऐसा स्वर है जिसको अगर हम पुलुप्त में यूज करते हैं तो वो बड़ा आ नहीं हो पाता है। अदरवाइज अगर हम छोटी ई को पुलुप्त में यूज करेंगे तो ये पुलुप्त स्वर होने से पहले दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुलुप्त स्वर होने से पहले दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो जब पहले ही दीर्घ स्वर हो गया है मेरे दोस्तों, तो फिर हम लोग उसके आगे इसीलिए लिखते हैं कि छोटा आ प्लस 7 दीर्घ स्वर, छोटा आ प्लस क्या, 7 दीर्घ स्वर, यानी हिंदी में आपको जो है 8 पुलुप्त स्वर देखने को मिल जाएंगे। हिंदी में आपको 8 दीर्घ स्वर सॉरी पुलुप्त स्वर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, मैंने यहां पर हिंदी में क्यों प्रयोग किया, क्योंकि जब आप लोग मूल व्याकरण में जाएंगे ना, मूल व्याकरण में, तो वहां पर ऋण को भी क्या कहा गया है, इसको भी पुलुप्त स्वरों में शामिल किया गया है। यानी मूल व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पुलुप्त स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है, जबकि हिंदी व्याकरण में कितनी है, 8 है। तो इस बात को भी लिख लीजिए, आप लोग लिखेंगे संस्कृत में री को भी पुलुप्त स्वरों में शामिल किया गया है, पुलुप्त स्वरों में शामिल किया गया है, जिस कारण हिंदी व्याकरण में तो 8 स्वर होते हैं, लेकिन 8 स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में 9 पुलुप्त स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में 9 पुलुप्त स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में 9 पुलुप्त स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये तो था आपके उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीभ की स्थिति के आधार पर। किसकी स्थिति के आधार पर, कि जो हमारा जीभ है, या पहले होठों की स्थिति के आधार पर पढ़ ले। हाँ, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखना, हमारी एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम बोलते हैं तो जो हमारे होठ हैं ये 2 तरह से होते हैं। बोल करके देखते हैं, एक आ, ई उ ऊ, है ना, ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। अब आप सिर्फ हमारी बातों पर गौर कीजिएगा, आपको याद करने रटने की जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों का आप एक बार अपने जहन में बिठाइएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कहा आ, ठीक है, आपने कहा क्या, आ, ठीक है। आपने फिर से बोला आ,
ई ई, है ना, आपने क्या बोला ई ई, ठीक है, आपने बोला आ, आपने बोला ई ई, ठीक है, आपने बोला री, ठीक, आपने फिर बोला क्या, आपने बोला आपने आ ई ई और री हो गया, ठीक है, फिर आपने बोला ए आए, आपने क्या बोला ए आए, ठीक है, आपने बोला ए आए। तो जब आप इन सब चीजों को बोल रहे हैं, इन सब चीजों को बोल रहे हैं, तो आपके होठ कहीं राउंड नहीं हो रहे हैं। बोल करके देख लीजिए, आ ई ई री ए आए। आप जब इन सारी चीजों को बोल रहे हैं तो कहीं भी आपके जो होठ हैं ये राउंड नहीं हो रहे हैं। यानी अगर राउंड नहीं हो रहे हैं तो आप इन्हें बोल सकते हैं कि ये आवृत्तमुखी है। ये क्या है, आवृत्तमुखी स्वर है। ये क्या है, आवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। अब देखते हैं जरा सा, आवृत्तमुखी है तो वृत्तमुखी भी होंगे, अगर आवृत्तमुखी है तो वृत्तमुखी भी होगा। दूसरा स्वरूप है आपका वृत्तमुखी, क्या है देखना, आ ई ई तो हो गया। अब आप बोल करके देखें उ ऊ, बोल करके देखिए उ ऊ, ठीक है, बोला आपने क्या बोला, उ ऊ बोला, ठीक है। फिर आपने बोला क्या बोला, ओ आओ, आपने बोला ओ आओ, ठीक है। इन चीजों को आप बोल करके देखें, जैसे आपने आ बोला था, फिर आपने बड़ा बोला था या आ बोला था, फिर आपने क्या बोला उ बोला। तो जब आप उ बोलते हैं तो आपके जो होठ हैं, जो आपके क्या है होठ हैं, ये राउंड राउंड हो गए कि नहीं हो गए, आपके होठ क्या हो गए, राउंड राउंड हो गए, उ, ठीक है। आपने उ बोल दिया, ओ आओ, तो आपके जो होठ हैं ये थोड़े से वृत्त के अकॉर्डिंग हो गए। क्या हो गए, थोड़े से वृत्त के अकॉर्डिंग हो गए। एक और है जिसको आप मेहमान स्वर भी कह सकते हैं, औ, ठीक है। जैसे आपको इसको आगत स्वर बोलते हैं, मेहमान स्वर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आगत स्वर या इसे बोलते हैं मेहमान स्वर। क्या बोलते हैं, मेहमान स्वर, ठीक है। जैसे आपको कहीं लिखना होता हॉस्पिटल, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये जो चीज है ये अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में डायरेक्ट ले लेते हैं तो उनके ऊपर ये मात्रा जो है वो लग जाती है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आगत स्वर बोल सकते हैं या मेहमान स्वर बोल सकते हैं। तो होठों की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी ये हो गए, आवृत्तमुखी ये हो गए और वृत्तमुखी ये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये वृत्तमुखी हो जाएंगे। इस बात को जल्दी से आप नोट कर लें कि आवृत्तमुखी में ये सारे लोग आ गए, आ ई ई ऋण ए आए, और वृत्तमुखी में आ गए उ ओ औ आ, ठीक है। इतनी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। जल्दी से इस बात को एक बार नोट कर लें, जल्दी से इस बात को आप एक बार नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलें अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गए हमारे होठों की स्थिति के आधार पर कि होठों की स्थिति के आधार पर जो है कितने तरह से हम लोग स्वरों को बांट सकते हैं। हाँ, एक चीज समझिएगा, इनके नंबर आप जरूर याद कर लेना, 4 और 3 7। होठों की स्थिति के आधार पर अगर वृत्तमुखी की बात करें तो 7 है, आवृत्तमुखी 7 है और वृत्तमुखी कितने हैं, 4 और 1 5 है। कितने हैं वृत्तमुखी, कितने हैं आपके, 5 है। इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले अब हम लोग देखेंगे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अब जरा सा हमारी एक बात समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि जीभ ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हम जीभ के हिस्सों को बांटें तो जीभ के 3 हिस्से होते हैं। जीभ के कौन से हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। एक को आप अग्र हिस्सा बोल सकते हो, एक को मध्य हिस्सा बोल सकते हो और एक को आप पश्च हिस्सा बोल सकते हो। अग्र मतलब आगे का, मध्य मतलब बीच का और पश्च मतलब पीछे का। तो भाई जब जीभ के 3 हिस्से हैं तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और अगला क्या है, पश्च स्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पश्च स्वर, ठीक है। अब एक चीज जरा सा समझिएगा,
हमने तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश की। रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ आप चीजों को पढ़ते 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 ही चलें और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझना बात को। अगर हम बात करें अग्र स्वर की, किसकी बात करें? अग्र स्वर की, तो इसमें देखिएगा जब आप बोलते हैं ए ई ए और ऋण, ठीक है, क्या बोलते हैं आप? यहां पर बोलते हैं अगर ए ई ए, ठीक है, और क्या बोलते हैं? ऋण। ए ई ए और ऋण। तो जो आपके जीभ का आगे का हिस्सा है ए ई ए, आगे का मतलब आप समझिए, आगे का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपकी जीभ हो गई, ठीक है, ये आपकी जो है ये जीभ हो गई, तो आगे का मतलब ये वाला हिस्सा हुआ, ना कि ये वाला हिस्सा। आगे का ये, मध्य का ये और पीछे वाला ये, ठीक है। तो ई जब आप बोलते हैं तो आपके जो काकड़ है, काकड़ जो छोटी सी चीज लटकती रहती है ना, जो विक्स के ब्रेक में पकड़ के लटक जाता है, जो भी वायरस होता है वो, उसको क्या बोलते हैं? काकल बोलते हैं, ठीक है। तो जो काकल होता है इसके पास जो क्रियाशीलता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं आपका कौन सा भाग? अग्रभाग। तो ई बोलें, ए आई बोलें और क्या बोलें? री बोलें, ए आई री। तो ये हो गया आपके अग्र स्वर, ठीक है। तो इसमें आप एक लाइन ऐसे लिखेंगे, लिखिएगा इसमें, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे का भाग क्रियाशील होता है, जीभ के आगे का भाग क्रियाशील होता है, जीभ के आगे का भाग क्रियाशील होता है, उन्हें अग्रस्वर बोलते हैं, उन्हें अग्रस्वर बोलते हैं, उन्हें अग्रस्वर बोलते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? अग्रस्वर बोलते हैं। जैसे ई, जैसे ई ए आई लिखा और रे, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब समझना, मध्य स्वर बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि मध्य स्वर सिर्फ एक होता है। मध्य स्वर क्या होता है? सिर्फ एक होता है, वन मैन आर्मी, आ, ठीक है। इसमें लिखेंगे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील हो, जीभ का मध्य भाग क्रियाशील हो, जीभ का मध्य भाग क्रियाशील हो, उन्हें हम मध्य स्वर बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मध्य स्वर बोलते हैं। जैसे आ, जैसे क्या? आ, जैसे आ, ठीक है। अब देखना, हमको सिर्फ दो याद करने थे, तीसरा तो अपने आप याद हो जाएगा भाई। कैसे याद हो जाएगा? समझना। अग्र हो गया, जीभ के आगे का हिस्सा क्रियाशील हो, मध्य हो गया, जीभ के बीच का जो हिस्सा है वो क्रियाशील हो, पश्च मतलब क्या? जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है, लास्ट वाला हिस्सा हो क्या हो? क्रियाशील हो। जीभ का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो क्या हो? क्रियाशील हो। इतनी बात याद आ गई। अब आपको ये देखना है कि इसमें आएंगे कौन कौन से एग्जाम्पल से ही बेसिकली आपको समझना है। तो एक चीज समझो, छोटा यहां आ गया, बड़ा कहीं नहीं आया है। छोटा यहां आ गया लेकिन बड़ा कहीं नहीं आया है, तो खटाक से उठा के इसमें क्या लिख देंगे हम लोग? आ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, ना छोटा ऊ लिखा है ना कहीं बड़ा ऊ लिखा है, तो फटाक से छोटा ऊ और बड़ा ऊ हम लोग इसको ऐसे करके लिख देंगे। आ हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। क्या कहीं पर ओ और अव आया है? ना यहां पर आया है ना यहां पर आया है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ओ और यहां पर क्या लिख देंगे? अव करके लिख देंगे। क्या आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई कि हम एक एक चीज को रटना कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, रटना एक शब्द भी नहीं है, आपको सिर्फ समझते समझते चलना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मच प्रैक्टिस मच नॉलेज, ठीक है। और जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी उतनी ज्यादा टेंशन होगी। नो प्रैक्टिस नो नॉलेज नो टेंशन, ठीक है। आप पेपर देने जाएं, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए होते हैं तो आपके दिमाग में ना वो एक घुमा करता है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहते, बेफिक्र होकर मस्त पेपर देने जाते हो,
पढ़े तो है ही नहीं, चाहे जहां से आ जाए, पता तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बिल्ड होगा। एग्जाम में सिलेक्शन 70% आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिलाता है, बाकी तो 30% आपकी मेहनत होती ही होती है, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा। हम लोगों ने क्या देखा, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का हम लोगों ने क्या कर लिया, वर्गीकरण कर लिया, जीभ के क्रियाशीलता के आधार पर। अब भैया मुंह में तो हमारे जीभ के ऊपर तालु होता है, मुंह में हमारे जीभ के ऊपर क्या होता है, तालु होता है। अब हम लोग तालु के हिसाब से देख ले रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। देखो भैया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर हम लोगों ने देखा कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। फिर हम लोगों ने देखा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे तालु के स्थिति के आधार पर क्या होगा, आपका स्वरों का वर्गीकरण होगा। ध्यान डालेंगे, तालु के स्थिति के आधार पर, तालु के स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का क्या होगा भैया, वर्गीकरण होगा। स्वरों का क्या होगा, वर्गीकरण होगा। अब मेरी बात समझना, जो आपका तालु है ये तो हिलेगा नहीं कि तालु भी हिल जाएगा, नहीं। तालु मतलब क्या, जो मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका मुंह है, तो मुंह में जो ऊपर का पार्ट होता है ये चीज होती है आपकी तालु, ये होती है जीभ। जब जीभ बोलती है आ ई उ ए आई, कुछ भी बोलती है तो जीभ हिलती है, तालु तो अपनी जगह पर ही रहता है। तो हमको ये समझना है कि जो तालु का पार्ट है, इसके एक एक पार्ट को हम लोग कहते क्या है, उसी के हिसाब से हमको चीजों को देखना है। तो समझना पहले मेरी बात, हम पहले सबसे पहले एक तालु बनाने की कोशिश करते हैं। ये है आपका जो है मुंह का हिस्सा, ऊपर का पार्ट, ये है आपके नीचे की जो है जीभ। ये जीभ होती है जो सबको सब कुछ दिला सकती है और सबसे सब कुछ वापस ले सकती है, ठीक है। ये हो गई आपकी जीभ, मतलब हमारी भी जीभ है, सबकी जीभ है, मान लीजिए जगत जीभ है, जीभ तो सबके पास होती है, ठीक है। यहां पर होती है आपकी दांत, ठीक है, ये होती है आपकी क्या होती है, दांत। ध्यान देना मेरी बात को, जो दांत के आगे का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मूर्धा बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब आगे व्यंजन पढ़ेंगे, मूर्धन्य शकार पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उच्चारण स्थान इनका। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। यहां से यहां तक के पार्ट को अगर हम लोग बात कर लें, यहां से यहां तक के पार्ट को हम लोग बोलते क्या है, तालु बोलते हैं, ठीक है। तारू भी बहुत सारे लोग कहते हैं, तालु भी कहते हैं, तो इसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, तारू बोल सकते हैं, तालु बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर छोटे मोटे छेद होते हैं। जब कभी आप पानी पीते हैं, कोई आपका सगा संबंधी आपको हंसा देता है, तो आपके नाक से पानी आ जाता है ना, नाक से क्या होता है, पानी आ जाता है। व्यवहारिक लोग ज्यादातर ये करते हैं, पानी पीते समय या कुछ खाते पीते समय क्या होता है, हंसा देते हैं, तो नाक से पानी आता है। तो नाक से पानी आने का मतलब क्या, नाक और मुंह, नाक और मुंह जो है वो टच है कहीं ना कहीं। इट मींस ये क्या है, आपकी नासिका छिद्र है। ये क्या है, आपका नासिका छिद्र है। इसको क्या बोलेंगे, नासिका छिद्र। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नासिका छिद्र, ठीक है, नासिका छिद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भैया बताइए, दा आधा है या आधा रा है? मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि ये जो आपका नीचे लगा होता है, ये रा आधा नहीं होता है, ये आपका दा आधा होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम उस काकल की जिसको पकड़ के विक्स की ब्रेक वाला जो कोरोना वाला टाइप का होता है वो लटकता रहता है, ठीक है, पकड़े रहता है, जल्दी छूटता ही नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काकल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, काकल बोलते हैं। तो ये थे आपके मुंह के पोस्टमार्टम, ये थे आपके क्या, मुंह के पोस्टमार्टम। अब इसी पोस्टमार्टम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए समझेंगे
कि इस फिगर को तो आप बनाओगे ही बनाओगे, इस फिगर को आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक करके इस फिगर को बना लें, तब फिर हम लोग चलेंगे किस पे चलेंगे, संवृत्त और विवृत्त, है ना। दो हमको स्वर पढ़ने हैं, एक संवृत्त और एक कौन सा पढ़ना है, विवृत्त स्वर पढ़ना है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग बना लिए ही होंगे, क्योंकि मुझे दो फिगर और बनाने हैं, दोनों को रिलेट करके बनाना है, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलें अगली जो हमारी हेडिंग थी, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हम दो तरह से बांट सकते हैं। कौन कौन से तरह से बांट सकते हैं, इसमें हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, समझना। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं क्या, एक को बोलते हैं संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, एक को हमने बोल दिया संवृत्त स्वर और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, विवृत्त स्वर। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, विवृत्त स्वर बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, विवृत्त स्वर बोलते हैं। अब देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संवृत्त और विवृत्त, ध्यान देना। संवृत्त का मतलब होता है बंद, संवृत्त का मतलब क्या होता है, बंद। भैया देखो, अगर आप मान लो कहीं शादी विवाह में गए, खूब अच्छे से खाना दबा करके खा लिया, 4 पूड़ी की जगह थे 10 पूड़ी खा ली, कि आज तो हम शादी में आए हैं, ढेर सारी पूड़ी खानी, आपने खा ली। अब उसके बाद आप घर आए और आपको कोई खाना दे, पहले से आपका पेट समृद्ध है, भरा हुआ है, तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप कोई चीज नहीं खाओगे, कहोगे कल सुबह देखते हैं, अगर पेट में जगह हुई तो खा लेंगे। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होता है, कहेंगे अच्छा ठीक है 10 मिनट रुको, थोड़ा घूम टहल लें, पच जाए खाना तो फिर खा लेते हैं। ठीक है, तो संवृत्त का मतलब क्या होगा, बंद। अगर संवृत्त का मतलब बंद, तो विवृत्त का मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब होगा खुला, इसका मतलब क्या होगा, खुला हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, एक चीज तो समझ में आ गई होगी, क्या कि इसको बोलते टाइम कुछ ना कुछ तो बंद रहेगा, इसको बोलते टाइम सर कुछ ना कुछ तो खुला रहेगा, है ना। खुला और बंद क्या रहेगा, सारे के सारे आप जो स्वर बोलते हो तो मुंह तो खुला रहता है, मुंह नहीं, जीभ और तालु के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो आप यहां से समझिएगा, कोई ना कोई चीज तो क्या होगी, बंद होगी, और कोई ना कोई चीज क्या होगी, आपकी खुली हुई होगी। तो देखना, मुंह तो आपका सारा स्वर बोलने के बाद खुला रहता है, बंद तो नहीं रहता। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं खुला हुआ, तो इट मींस जो आपका तालु है और आपकी जीभ है, कुछ स्वर बोलते टाइम आपके जीभ का जो ये वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा है, ये टच रहेगा और आगे का क्या हो जाएगा, खुला हुआ रहेगा। इट मींस ये क्या हो जाएगा, आपका खुला हुआ, इट मींस विवृत। ठीक है, और कुछ स्वर बोलते टाइम क्या होगा, जीभ का जो ये वाला हिस्सा होगा ये तालु से टच होगा, और आपका जो मुंह का पार्ट होगा ये लगभग क्या हो जाएगा, आपका बंद हुआ होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संवृत्त कहेंगे, यानी बंद कहेंगे। ठीक है, तो फिगर बना करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मान लो ये क्या है, आपका मुंह का हिस्सा है। ठीक है, ये हो गया आपका तालु। ठीक है, अब तालु के बाद ये जो जीभ है ये पीछे ना टच करके कहां टच करेगी, यहाँ मूर्धा के ऊपर क्या करेगी, ये मूर्धा के ऊपर ऐसे टच कर जाएगी। ये हो गई आपकी जीभ और ये हो गई आपकी तालु। तो ये जब जहां पर टच करेगी, जहां पर क्या होगी, ये टच करेगी, वहां पर हम क्या कहेंगे कि ये है आपका मूर्धा वाला पार्ट, यानी ये अब क्या बना रहा है, आपका संवृत्त बना रहा है। क्या बना रहा है, संवृत्त बना रहा है। अब आप बोल करके देखें, बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे आप, ई बोलेंगे, उ बोलेंगे और री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई उ और री बोलेंगे। तो ये आएगा किसमें, आपके संवृत्त में। इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखेंगे छोटी ई और ई, ठीक है, उ और बड़ा उ, ठीक है, और क्या होगा आपका री। जब आप इसको बोलेंगे, हालांकि आपको फील नहीं हो रहा होगा, ये फील होगा जब आप कई बार इसको प्रैक्टिस करोगे, तो ये जाकर के फील होगा। ई उ और री, ई उ और री, ये किसके अंदर आते हैं, ये संवृत्त के अंदर आते हैं। लेकिन इनके सिवा अगर हम क्या बोलेंगे, इनके सिवा अगर हम बोलेंगे आ, इनके सिवा हम क्या बोलेंगे, आ, सिर्फ आ ही ऐसा है जब बोलने पर हमारा क्या होता है, जो मुंह होता है, ये जो ऐसे मतलब सिस्टम होता है, ये पीछे होता है। आ बोल करके देखें, आ, तो आ बोलेंगे तो ये चीज ऐसे जो है हमारी वो खुल जाएगी, यानी आ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, अब समझना क्या होता है
तो ये जब पूरा बंद हुआ तो समृद्ध हुआ, अगर ये आधा बंद होगा तो क्या होगा, ये अर्ध समृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अगर आधा बंद हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका अर्ध समृद्ध हो जाएगा। आधा बंद मतलब क्या हो जाएगा, अर्ध समृद्ध हो जाएगा। तो अर्ध समृद्ध अगर हम आपसे सर पूछें अर्ध समृद्ध कौन सा होगा, तो बताएंगे आप ए होगा और ओ होगा। ए होगा और क्या होगा, आपका ओ हो जाएगा, ये अर्ध समृद्ध। तो जब अर्ध समृद्ध है तो अर्ध विवृत भी हो जाएगा सर, बिल्कुल होगा। ये क्या हो जाएगा आपका अर्ध विवृत। क्या हो जाएगा आपका अर्ध विवृत। तो जब अर्ध विवृत की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो वही छोटा आ ए क्या हो जाएगा आपका, छोटा आ ए और ओ। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा, और यहाँ पर अय नहीं है तो अय लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके क्या, अर्ध विवृत। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे आपके अर्ध समृद्ध हो जाएंगे। तो दोनों लिख लें आप लोग, मतलब दोनों कैसे, चारों लिख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चारों आप जो है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये है हमारे आज के स्वरों का वर्गीकरण, ये है हमारे आज के स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अब एक और वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर। देखो, घोषत्व के आधार पर मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, चाहे हेडिंग डाल के लिखिएगा, घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण लिख लीजिएगा। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें लिखेंगे, देखो समझना, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। जब हम बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्री होती है इसमें कंपन होता है, हिलती डुलती है। बिना स्वर तंत्री के श्वास के कंपन के, बिना स्वर तंत्री के श्वास के कंपन के हम कोई भी शब्द का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो जब कंपन होती है, जब क्या होती है, कंपन होती है, तो उसे हम बोलते हैं सघोष। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, सघोष बोलते हैं। कंपन ना होती तो अघोष बोलते, कंपन ना होती तो क्या बोलते, अघोष। आप कोई भी स्वर बोलो, आ ई उ ऊ, आपके अंदर से क्या हो रही है, हवा वायु आवाज आ रही है। आ ई उ ऊ, आपके अंदर से क्या हो रही है, हवा आ रही है, वायु आ रही है। इट मींस सारे के सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। इस बात को हम नोट करके लिख लें कि सभी स्वर क्या होती है, सघोष ध्वनियां होती है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग जब नेक्स्ट डे के क्लास में मिलेंगे तो हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, कि व्यंजन कितने प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, इन्हीं के आगे चीजों को हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।